जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, आज सभी की सुबह जो हुई है वो झटकों के साथ हुई, भूकंप के झटकों के साथ हुई है। 17 तारीख 2025 की आज 5:26 पे 36 मिनट पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली में। ठीक है, देखो अब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है, और दिल्ली में कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से दिल्ली में खतरा बना रहता है भूकंप का, वो देखेंगे इसके अंदर। तो जैसा कि 5:36 पे भूकंप आया है, उस टाइम पे सभी सो ही रहे होते हैं, पर एक गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और उससे कांपते हुए जब सब लोग कांपे, कपकपी हुई, जो इमारतें थी वो हिल गई, तो उससे लोग इस तरीके से बाहर आ गए, जो भी कंपाउंड्स थे वहाँ पे आ गए घबरा के। देखो अब जो ये हुआ है, हमेशा हम देखते हैं अक्सर क्या होता है कि भूकंप तो आता है पर उसके साथ कोई आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है, और जो ये तीव्रता थी वो 4 के अराउंड थी, रिक्टर स्केल पे हम कहें तो 4 के लगभग है, और वो इतना तेज नहीं होता है कि जिससे बहुत ज़्यादा कंपन की स्थिति उत्पन्न हो। पर यहाँ पे आज जो महसूस किया गया उसमें बहुत ज़्यादा कंपन की स्थिति थी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो एपिसेंटर था वो यहाँ पे दिल्ली ही था। अगर ये हिमालयी क्षेत्र में आता, जैसे नेपाल में या भूटान में या आसपास में और कहीं पे, तो फिर हमें झटके कम महसूस होते, पर यहाँ क्योंकि इसका केंद्र दिल्ली में ही था, एपिसेंटर दिल्ली में ही था, इसलिए झटके ज़्यादा महसूस हुआ। अब ये एपिसेंटर होता क्या है, देखो तो इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। जो हमारी सतह है, पृथ्वी है, ये अलग अलग विवर्तनिक प्लेटों से मिलकर बनी है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इस तरीके की हम समझ सकते हैं कि ये प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ती हैं, स्लाइड होती हैं। जब ये ऐसी दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड होती हैं तो उसकी वजह से इनमें घर्षण पैदा होता है और इससे जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब ये जब एनर्जी रिलीज होगी, चाहे ये एक दूसरे की तरफ मोशन करें ऐसे, या फिर एक दूसरे से दूर जाएं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी होती है ये फिर इस तरीके की वेव्स को डेवलप करती है जिसको हम भूकंप कहते हैं। अब जहाँ पे ये चीज़ हो रही है वो होता है फोकस, जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। इसके आसपास जो भी दरारें डेवलप होती हैं या और जो पहले से दरारें हैं उनमें, जैसे ही हम इस हाइपोसेंटर के वर्टिकली यहाँ 90 डिग्री ऊपर देखें तो ये होता है हमारा एपिसेंटर, जहाँ से सरफेस पे ये जो वेव्स होती हैं ये जाना शुरू करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि दिल्ली आज इसका एपिसेंटर रहा है, इस वजह से जो कंपन था वो ज़्यादा हुआ। देखिए अब जो पूरा देश है उसको कुछ अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अलग अलग जोन्स में रखा गया है, जिसमें कि दिल्ली जो है वो जोन 4 में आता है। नंबरिंग कैसे की जाती है? जोन 2 से हम शुरू करते हैं, जोन 2 के बाद फिर 3, 4 एंड देन एंड में 5। जो ये सेकंड जोन है, ये ब्लू कलर में आप देख पा रहे हो, ये जोन सबसे कम भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। यहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे कम रहती है। वहीं पे जो जोन 3 है, जो यहाँ पे आप येलो कलर में देख रहे हो, यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा संभावना रहती है, तीव्र भूकंप आ सकते हैं। वहीं पे जोन 4 इससे अधिक संभावित क्षेत्र होता है, जहाँ खतरा ज़्यादा रहता है, जो ये आप पूरा क्षेत्र देख पा रहे हो जिसमें ये दिल्ली का भी रीजन है। ठीक है, और वहीं पे जो जोन 5 है ये सबसे ज़्यादा खतरे में रहता है, जो कि ये हमारा हिमालयी क्षेत्र है। तो इस जोन में अगर भूकंप आएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा घातक रहता है। ठीक है, रिक्टर स्केल पे जो इसका नंबर होगा वो बढ़ जाएगा, कहीं 7 के आसपास यहाँ पे भूकंप आएगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे देखो जो ये जोन है, देश भर में कुल 4 क्षेत्र हैं। जैसा कि बताया, पहले जोन में किसी भी क्षेत्र को भारत में नहीं रखा गया, दूसरे क्षेत्र से शुरू होता है। जोन 5 में सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, जबकि जोन 2 जो है उसमें सबसे कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। देश का लगभग 11% जो है वो 5वें जोन में आता है, 18% क्षेत्र चौथे जोन में, और 30% क्षेत्र हमारा तीसरे और दूसरे जोन में आता है। ठीक है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार हो गया, कश्मीर हो गया, जो यहाँ हमने रेड लाइन पे देखा, रेड जहाँ पे सर्कल्स हैं, वो जोन 5 के अंदर आता है। वहीं पे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। ठीक है, अब इतनी सक्रियता है क्यों, ये भूकंप आते क्यों हैं? देखिए एक चीज़ तो ये कि यहाँ पे देखिए, आप जानते ही होंगे कि पहले हमारा जो ये
भारत था, जो इंडियन प्लेट थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो कि यहाँ पे इसके साथ यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। बाद में हुआ क्या कि ये मूव करते हुए इधर की तरफ आई और इससे आके टकरा गई। अब यहाँ पे ये एक पहले यूरेशियन प्लेट थी, इसके साथ ये हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये आके टकराई, और उसकी वजह से जो हिमालयज हैं इनका फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ यहाँ पे। और क्योंकि ये जो प्लेट है ये अब भी मूवमेंट कर रही है, धीरे धीरे जो हिमालय की आप देखेंगे हाइट है वो बढ़ रही है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, नववलित पर्वत है, तो इसकी वजह से ये हमेशा भूकंप सक्रिय क्षेत्र में आता है। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये पूरा इस तरीके से भूकंप प्रभावित क्षेत्र हम कह सकते हैं उसमें है। ठीक है, अब कुछ क्योंकि यहाँ पे दरारें हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे हमारा मथुरा फॉल्ट है, मुरादाबाद फॉल्ट है, फिर दिल्ली रिज जो एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो ये सरगोदा फॉल्ट है, तो इसकी वजह से जो ये दिल्ली है वो और ज़्यादा खतरनाक क्षेत्र में आता है अर्थक्वेक के लिहाज से। चलिए अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, देखते हैं कि कब किस तीव्रता का भूकंप यहाँ पे दिल्ली में आया और हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कितना आ सकता है, और उसके लिहाज से हमें चीज़ें करनी चाहिए। कि अभी हम अगर कहें तो 1803 के अंदर यहाँ पे एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके अंदर आसपास में दिल्ली में जो भी इलाके थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे क्षतिग्रस्त हुए, चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो। हालांकि रेक्टर स्केल पे कितना था वो हम नहीं बता सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अभी हम स्केल यूज़ करते हैं वो हालांकि बहुत उन्नत है, जो हम यहाँ देख रहे हैं सिस्मोग्राफ्स हैं, पर जो सिस्मोग्राफ हैं वो सबसे पहले 1855 में बनते हैं इटली के अंदर। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे लुइगी पालेमर। ठीक है, तो लुइगी, अगर इसे यही प्रोनाउंशिएट करते हैं देख लीजिएगा, लुइगी पालमेरी, तो इन्होंने पहला बनाया। इसके बाद इसी का और हम कहें कि जो और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करके 1880 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे थॉमस ग्रे और जेम्स इविंग, इन्होंने अभी जो हम देखते हैं आधुनिक जो सिस्मोग्राफ है उसको जापान में डेवलप किया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूकंप जो है वो जापान में आते, तो जापान में उन्होंने इसको डेवलप किया। तो क्योंकि 1803 तक ये डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए हमें इस तरीके का कोई नंबर नहीं पता है कि किस तीव्रता का ये भूकंप था। अगला जो आता है भूकंप हम देखें तो ये 1956 में इस तरीके के देखे गए। 1956 में जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पे 6 की तीव्रता का भूकंप था, तो हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी नुकसानदायक भूकंप था और इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। जो पुरानी इमारतें थी, मकान थे, वो ढह गए। ठीक है, जान माल की हानि हुई इसमें काफ़ी। 1960 से और 66 का जो समय है इसमें हल्की क्षति वाले भूकंप आए, तो बहुत ज़्यादा तीव्र भूकंप हमने नहीं देखे हैं यहाँ। 2001 में एक भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 4.3 नापी गई रिक्टर स्केल पे। ठीक है, ऐसे ही 2011 से 15 के बीच में भी भूकंप आए, पर ये जो भूकंप थे जैसे 11 वाला जो था ये लगभग 4.2 की तीव्रता का भूकंप था। वहीं पे 2015 का भूकंप नेपाल में आया था और इसका असर यहाँ पे भी दिखा, काफ़ी सारी जो इमारतें थी उसमें दरार वगैरह आ गई। 2020 से 23 के बीच में अगर हम देखते हैं तो कई सारे भूकंप आए, पर ये हल्की तीव्रता के थे, कुछ मॉडरेट तीव्रता के थे, तो उससे कुछ खास नुकसान हुआ नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब अंत में यदि ऐसा कुछ होता है, दोबारा ऐसा भूकंप आए, तो हमें करना क्या चाहिए? जो भी हमारे, अब हम सो रहे हैं, जैसे आज का ही केस था, अगर आप सो रहे हैं तो आप एकदम निकल के बाहर तो नहीं भाग पाओगे, और हमें इस तरीके से रश भी नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए कि जो भी ऐसा एरिया हो जहाँ पे हमें लगे कि वो स्ट्रांगली बिल्ड है, सेफ है, वहाँ पे हमें जाके खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अगर आप कमरे में हो तो कमरे में जो कोना होता है, जैसे ये 2 वॉल्स हैं, इसका जो एक कोने का हिस्सा होता है ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। आप यहाँ बैठ सकते हो जाके, और इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें सबसे पहले अपने सर को ढकना है। तो कोई भी जो मजबूत चीज़ हो या तो उसके नीचे हम सर को ढक लें, जैसे कोई बेंच हो, टेबल हो जो मजबूत हो, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लें। और अगर वो नहीं है तो कुछ भी तकिया, गद्दा, जो भी है, कुछ सर को ढक के और कोने में अपने बैठ जाए। भागने की तुरंत कोशिश ना करें। हाँ, एक बार जैसे वो जो वेव है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद ज़रूर आपको जो भी खाली जगह है जैसे ग्राउंड वगैरह है वहाँ चले जाना चाहिए और वहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक बार ये वेव्स आई
और इसके बाद जो ये शॉक्स होते हैं उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, आफ्टर वेव्स आती हैं, तो उसके बाद भी कुछ भूकंप आ सकता है, उससे थोड़ी कम तीव्रता का पर आ सकता है। तो उसके लिए हमें यही करना चाहिए कि बाहर हम चले जाएं, खाली कर दें जगह को। ठीक है, रश बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जहां भी हैं सर को ढक लें, झुक जाएं, किसी चीज़ को कस के पकड़ लें। ठीक है, आशा है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।